नमस्कार। आज हमारा जो कार्यक्रम है ये गोचर स्थितियों के बारे में, यानी बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि ये गोचर क्या है, मेरा आज समय कैसा है, मेरा जो समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है। जन्म कुंडली के आधार पर आज हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली है तो अपनी जन्म कुंडली खोल करके आप भी इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं। नहीं है तो आप अपना वर्तमान समय अपने नाम राशि से भी अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, ये हमने जो एक कुंडली ले ली है, इसका दिनांक 11 दिसंबर 1995 और इसका समय शाम 8 बजे जन्म का समय। ये कर्क लग्न की कुंडली बनी हुई है। कर्क राशि भी है और कर्क लग्न भी है। ये तो पता ही है कि जहां चंद्रमा बैठ जाता है उसी नंबर को हम राशि की संज्ञा देते हैं। 4 नंबर में बैठ गया, चौथी राशि कर्क है, सो इसकी राशि भी कर्क है और इनकी लग्न भी कर्क है। अब कर्क लग्न में चंद्रमा है, तृतीय स्थान यानी कन्या राशि में राहु है और पंचम स्थान यानी वृश्चिक में सूर्य है और छठा स्थान यानी धनु में 4 ग्रह बुध शुक्र मंगल और गुरु हैं, जबकि अष्टम में यानी कुंभ राशि में शनि है और भाग्य स्थान जिसको हम नवम भाव कहते हैं यानी मीन राशि में केतु देव बैठे हुए हैं। मैंने गोचर की स्थिति भी बना ली है, आप देख सकते हैं, इधर मैंने लिख दिया है आज का गोचर और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये गोचर यानी आज के समय में कौन सा ग्रह इस समय किस राशि में गोचर कर रहा है यानी भ्रमण कर रहा है। राहु इस समय वृष राशि में चल रहे हैं, बुध मेष राशि में चल रहे हैं और सूर्य मीन राशि में चल रहे हैं। शनि 10 यानी मकर राशि में चल रहे हैं। शुक्र मंगल और गुरु कुंभ राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि में चल रहे हैं। मैंने केतु नहीं लिखा है, याद रखो हमेशा राहु से केतु हमेशा सप्तम होते हैं यानी 7वें। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी केतु इस समय वृश्चिक में भ्रमण कर रहे हैं। ये राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, जबकि अन्य ग्रह हमेशा सीधे चलते हैं, क्योंकि इनकी गति हमेशा वक्री ही रहती है, जबकि अन्य ग्रहों की गति मार्गी और वक्री, सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके मार्गी और वक्री होती रहती है। अब आ जाते हैं, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, इसे आप समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कारक यानी शुभ ग्रह, जिसको हम कह सकते हैं योग कारक ग्रह इस कुंडली में कौन से हैं और अशुभ यानी अकारक ग्रह कौन से हैं, उनको हम नोट करते हैं पहले एक सारणी बना करके। इस कुंडली में सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न तुम स्वयं हो। लग्न का मतलब क्या है? शरीर यानी तुम, अर्थात तुम स्वयं। लग्न तुम स्वयं हो, तो ये तुम हो यानी ये जो स्थान है ये तुम्हारा अपना स्थान है, तुम हो। ये तो मैंने पिछले कई कार्यक्रम मैंने बनाए हैं जिनमें मैंने विधिवत समझाया है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं इसमें खराब करेंगे। सीधे जो बताना चाहते हैं उसी बिंदु पर हम आते हैं। तो ये तुम हो। अब जब तुम हो तो इस कुंडली में कौन तुम्हारे मित्र हैं, कौन तुम्हारे शत्रु हैं और कौन तुम्हारे सम हैं यानी तटस्थ। अब इसमें ये जो लग्नेश चंद्रमा यानी देखिए जो लग्न है यानी ये तुम हो, तो इसका स्वामी चंद्रमा होता है। 4 नंबर का स्वामी, कोई आवश्यक नहीं कि चंद्रमा यही लिखा हो, कुछ और कुंडली हो सकती है जिसमें चंद्रमा कहीं और
बशर्ते इस कुंडली में चंद्रमा यही लिखा है, इसलिए ये अपने घर में, यानी चंद्रमा 4 नंबर का ही स्वामी है, कर्क का ही स्वामी है, ये अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब जब ये तुम ही हो और तुम्हारा ही अपना घर है तो तुमको तो बल प्राप्त ही है। कोई व्यक्ति यदि अपने घर में बैठ जाए तो वैसे भी ताकतवर होता है। कोई व्यक्ति, देखिए व्यक्ति ताकतवर कब होता है इसको समझिए, अपने पे ले लीजिए। या तो तुम अपने घर बैठे होगे तो तुम्हारी सारी ताकत, क्यों, किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, किसी से कोई बहस हो जाए, किसी से कोई बातचीत हो जाए तो तुम अपने घर में, तुमको एक मजबूती है कि हमारा घर मेरी तरफ सब बोल पड़ेंगे, मेरे घर में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तुरंत मुझे मेरे घर में मिल जाएगी। तो इसलिए यहां पर बल प्राप्त। दूसरा वहां बल प्राप्त हो जाता है जहां तुम्हारे मित्र का घर है, क्योंकि वहां तुम्हें संकोच नहीं होता। मित्र के घर में भी वही स्थिति होती है जो अपने घर में होती है। और अगर हम देखें समघर, अब समघर वो होता है जहां पर जा करके कोई व्यक्ति ऐसी जगह पहुंच जाए जिसे वो जानता ना हो, किंतु जब उससे कुछ कहेगा तो अचानक वो कहेगा अरे ये व्यक्ति बाहर का है या कहीं का भी है, चलो इसकी भी मदद करेंगे। इसलिए वो सम, क्योंकि उसके लिए न तुम शत्रु हो और न तुम मित्र हो, इसलिए वो सम हो जाता है तुम्हारे लिए। या अब शत्रु के घर में कुछ मांगने पर भी नहीं मिलेगा और पहुंच जाओगे तो विचलित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कितनी देर तुम ठहर सकते हो, इसलिए वहां पर दिक्कतें महसूस होंगी। तो यही चीज यहां पर कारक और अकारक ग्रहों की होती है जिसे आपको समझना है। हम इसे थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लग्न को ले लेते हैं। लग्न का स्वामी चंद्रमा हमेशा, यानी लग्नेश हमेशा कारक ही होता है, अर्थात योग कारक होता है। अब ये लग्नेश अगर 6, 8 और 12 घर में भी बैठ जाए, 6, 8 और 12 को, ये जो घर होते हैं इन्हें हम अच्छा घर नहीं मानते, इन्हें हम शुभ ग्रह नहीं मानते। कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो इसको हम शुभ नहीं मानते, लेकिन उनकी भी अवस्थाएं अलग होती हैं, उन्हें भी समझना होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर योग कारक, यानी अपने ही घर में बैठा है, फिर लग्न में बैठा है, ये केंद्र त्रिकोण का घर माना जाता है, फिर क्या पूछना है। तो चंद्रमा को हम शुभ ग्रह में लिख देंगे। हमने चंद्र को लिख दिया कि चंद्र इस कुंडली के लिए शुभ है। अब आ जाते हैं राहु के पास। ये तीसरे में, देखिए तीसरे घर को वैसे भी अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि अष्टम से अष्टम, हमेशा याद रखो, अष्टम से अगर कोई भी भाव अष्टम है तो उसे अष्टम से अष्टम मारक स्थान होता है, और अष्टम से अष्टम मारक से मारक, इसलिए हम उसको शुभ नहीं मानते। तो यहां से अगर हम इसको गिनेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी अष्टम से अष्टम। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जिसके घर में राहु बैठा हुआ है वो घर किसका है? 6 नंबर, यानी बुध का। बुध दो राशियों का स्वामी होता है, 3 और 6, जबकि बुध चंद्रमा का मित्र नहीं है, और चंद्रमा का मित्र नहीं है तो राहु भी मेरे लिए, यानी इस कुंडली के लिए शुभ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राहु को हम अशुभ ग्रह यानी अकारक में रख देंगे। अब आ जाते हैं सूर्य पर। सूर्य को समझते हैं। यहां पर चंद्रमा है और यहां पर 5 नंबर, यानी 4 फिर 5, 5 का स्वामी सूर्य होता है, यानी सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब जब सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ तो अब सूर्य आकर के बैठा कहां है? पंचम स्थान में। बशर्ते मैं आपको बता दूं, सूर्य का यहां बैठना वैसे तो केवल एक ही नुकसान सबसे ज्यादा करता है, और वो होता है स्त्रियों के लिए संतान उत्पत्ति में, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, यहाँ पर संतान को बनने ही नहीं देता है। ये संतान का स्थान है, संतान बनने ही नहीं देता है, तो बार बार गर्भ पीड़ा दे देता है। तो ये, और यहाँ पर चूंकि ये मित्र का घर है, मंगल का घर, यानी 8 नंबर, यानी मित्र का घर है, और सूर्य चंद्रमा के भी मित्र माने जाते हैं और मंगल के भी मित्र माने जाते हैं। इसलिए सूर्य इस कुंडली में अगर हम कहें तो इसको हम शुभ मानेंगे। अब आ जाते हैं बुध पर। बुध यानी एक तो पहली बात 12वां स्थान और दूसरा 33 स्थान, दोनों ही अशुभ स्थान है इस कुंडली के अनुसार।
दोनों का स्वामी और जाकर के छठे बैठ गया, तो हम कहीं से भी बुध को हम शुभ नहीं मानेंगे। बुध इस कुंडली में अकारक ग्रह है। अब आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र अगर हम कहें तो यहां पर एकादश के यानी लाभ भाव के स्वामी, यहां पर केंद्र के। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो चंद्रमा के शुक्र मित्र होते हैं तो और शुभ ग्रह माने गए। शुक्र को शुभता प्राप्त है, शुभ ग्रहों में आते हैं, चंद्रमा के मित्र हैं। चंद्रमा के मित्र होने के कारण चंद्रमा के मित्र होने के कारण यहाँ पर हम यही कहेंगे कि एकादश यानी लाभ के स्वामी और सुख के स्वामी जाकर के षष्ठम में बैठ गए। और शुक्र का एक शुक्र ही तो ऐसे ग्रह हैं जिनको षष्ठम में हो अथवा द्वादश में हो, अगर ये बैठ जाएं तो ये शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ पर शुक्र को भी हम सम ही मानेंगे। सम छठे बैठने यानी छठे बैठ गए हैं इसलिए सम मानेंगे, हैं तो ये लाभदायक, किंतु यहाँ पर इस स्थान पर बैठने से ये सम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एकादश षष्ठेश से षष्ठेश के स्वामी भी हैं। 6 से 6 यानी 1 2 3 4 5 6 षष्ठेश से षष्ठेश, इसलिए यहाँ पर इनको हम सम मान लेंगे, अति शुभ नहीं कहेंगे, सम, बशर्ते ये परिणाम अच्छा देंगे। सूर्य कहीं इनसे अधिक परिणाम देंगे, शुभ लिख दें तब भी ये राजयोग कारक यानी योग कारक है। शुभ सूर्य जो है योग कारक है। अब आ जाते हैं मंगल पर। मंगल इस कुंडली में इधर तो कर्म स्थान का स्वामी और यहां पर पंचम स्थान का स्वामी। चूंकि केंद्र त्रिकोण का कोई भी स्वामी हो, हमेशा याद रखो 3 त्रिकोण होते हैं, एक तो लग्न का, दूसरा पंचम और तीसरा नवम। ये ज्ञान और संतान का, ये भाग्य का और ये स्वयं लग्न का यानी तुम्हारा स्वयं का। इन तीनों को हमेशा शुभता प्राप्त होती है, हमेशा हर कुंडली में। अब यहाँ पर चूंकि केंद्र में और एक केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी, तो हम ये कहेंगे और जाके मंगल छठे बैठ गए, छठे स्थान बैठ गए, बशर्ते यहाँ पर बैठने से कुछ तो लाभ करेंगे, जबकि इस कुंडली में इनको बहुत ही सबसे ज्यादा राजयोग कारक कहा गया है इस पूरी कुंडली। क्यों? क्योंकि ये 2 घरों के स्वामी और दोनों ही शुभ ग्रह। पहली बात तो केंद्र और दूसरा केंद्र त्रिकोण। जो केंद्र और केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन जाए उसे अति शुभ माना गया है। यहाँ पर जो मंगल है ये अति शुभ है, जाके छठे बैठ गए। यहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे, मंगल का उपाय तो इन्हें करना चाहिए, मंगल का उपाय करने से इनको अधिक लाभ मिलेगा। छठे बैठने से जो नुकसान करेंगे उस नुकसान में भी ये लाभ करेंगे, तो यहाँ पर इनका उपाय मंगल का करना चाहिए। यहाँ पर चूंकि मंगल 2 घरों का स्वामी है, बैठा भले यहाँ हो लेकिन इसके बावजूद भी ये अति शुभ, तो इसको हम शुभ संज्ञा देंगे। क्या? मंगल। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु इधर भाग्य के स्वामी और इधर छठे भाव के स्वामी और अपने ही घर में बैठे, यानी नवी जो राशि है धनु, उसके स्वामी गुरु ही हैं। अब ये अपने ही घर में बैठे हैं, छठा स्थान जरूर है लेकिन अब बैठे अपने घर में हैं, फिर भी गुरु को दोष नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर दोषी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर गुरु चूंकि भाग्य स्थान के स्वामी अगर छठे स्थान में बैठ जाएं और अपने घर में बैठे हैं तो ये बली होकर बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं। अंश बल अवश्य इनका देख लिया जाए। इन ग्रहों का अंश बल, वैसे तो हर ग्रह का देखना चाहिए, अंश बल भी अगर अच्छा है तो आप ये मान लीजिए कि गुरु अच्छे परिणाम ही देंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ पर गुरु अगर बैठ गए हैं अपने ही घर में तो शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, शत्रुओं का डाउन करने के लिए, यानी उनका नुकसान, शत्रुओं का ही नुकसान होगा इसमें। शत्रु और रोग ऋण इन सब के लिए कहीं ना कहीं ये इनका हनन करने का योग, शत्रुहंता ऋणहर्ता
योग बन रहा है, तो गुरु यहां पर शुभ हुए। अब आ जाते हैं शनि पर। अब यहां पर शनि, पहली बात तो सप्तम के स्वामी और दूसरा अष्टम के, ये दोनों ही मारक स्थान हैं। सप्तम भी और अष्टम भी, ये दोनों ही मारक स्थान हैं, और आकर के अपने ही घर में बैठ गए, यानी अष्टम भाव में। एक क्यों लाभ तो करेंगे ही करेंगे, वो क्या, ये आयु को तो बढ़ा देंगे। चूंकि अपने घर में बैठे हैं तो आयु में तो वृद्धि करेंगे। शेष इनके पॉजिटिव यानी सकारात्मक लाभ आपको कम मिलेंगे। ये मारक भी हैं, इसलिए इनकी दशा अंतर्दशा जब आएगी तो जरूर ही सावधानी रखनी होगी। सबसे प्रमुख, चूंकि कमर के नीचे का यानी पैरों का जो हिस्सा होता है वो शनि का आता है, ये पैरों से संबंधित चोट चपेट दे सकते हैं, दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो इनसे हमेशा जब दशा अंतर्दशा आएगी तो सावधान रहना होगा। अब शनि अष्टम में बैठ करके और भी ये अगर देखा जाए तो नुकसानदायक है। वैसे अष्टम के स्वामी ही अष्टम में बैठे हैं, बताया मैंने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ, जैसे आयु में वृद्धि कर रहा, मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से कुछ लाभ लेकिन ज़्यादा नुकसान। इस शनि यहाँ पर चूंकि अकारक भी हैं और सप्तम अष्टम दोनों के स्वामी भी हैं, इसलिए ये अशुभ माने जाएंगे। ये अशुभ माने जाएंगे, यानी अकारक माने जाएंगे। अब आ जाते हैं केतु पर। केतु को भी समझ लीजिए, भाग स्थान बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति की राशि किसकी है? वैसे तो कहते हैं केतु गुरु की राशि को अपनी राशि मानता है, और फिर जाकर के भाग स्थान बैठ जाए, क्या पूछना। कहते हैं जिसके साथ बैठ जाए, जिसकी राशि में जाके बैठ जाए, उसके समान फल देते हैं। तो केतु यहां पर भाग स्थान बैठ जाए, यानी भाग्य को बढ़ा देंगे, यानी ये भाग्य की वृद्धि करेंगे। केतु इस कुंडली में योग कारक बन जाएंगे, लाभदायक बन जाएंगे। यानी कर्क लग्न की कुंडली में अगर केतु भाग स्थान में जाकर बैठ गए हैं तो निश्चित ही ये सफलतादायक। और बता दूं, इनका भाग्य, कहते हैं केतु भाग स्थान बैठे हैं तो अचानक भाग्य इनका उदित होगा। जो कुछ इनको मिलेगा इनके भाग्य से वो अचानक मिलेगा। अब यहां पर केतु अचानकता यानी अकस्मात के तो ग्रह ही हैं, और ये बुलंदी झंडा है केतु, ऊंचाई है केतु। जब भी ले जाएंगे तो अत्यधिक ऊंचाई पे ले जाएंगे, बुलंदी देंगे, यानी ऊंचे पद देंगे। और ये बहुत ही अच्छा इस कुंडली में योग कारक होकर के बैठे हैं, तो केतु को हम यहां पर योग कारक लिखेंगे। अब इस सारणी से आप ये समझ गए होंगे कि चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, मंगल, गुरु और केतु ये सभी शुभ ग्रह आ गए, यानी योग कारक हैं, जबकि राहु, बुध और शनि ये अकारक ग्रह हैं, ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब आ जाते हैं आज के गोचर पर, इसे भी समझ लीजिए। तो आज के गोचर की स्थिति हम देखते हैं कि गोचर की स्थिति में, यानी ये जितने भी ग्रह हैं इनकी अगर दशा चल रही है, इनकी अंतर्दशा चल रही है, कर्क राशि है तो कर्क राशि से अगर हम ये चक्र बनाएंगे, यानी कर्क राशि से ही अगर हम ये चक्र बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह, जैसे कर्क राशि हम मान लेते हैं यहाँ पर है ये, अब इससे 1 2 3, अब लग्न में ही यानी चंद्रमा इस समय आज की स्थिति बता रहा हूँ, आज लग्न में ही चंद्रमा है, तो लग्न में चंद्रमा यानी शुभ परिणाम देगा। अब 1 2 3 4 5, पंचम में केतु ज्ञान में वृद्धि करेगा, आगे ले जाएगा, उन्नति कारक होगा, बाहर जाने की स्थिति भी बनाएगा। तो 5 6 7 सप्तम में बैठा हुआ है शनि, इसको हम किसी भी प्रकार इस समय अच्छा नहीं मानेंगे। शनि को इस समय जो इनका समय चल रहा है वो शनि अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब गुरु यानी ये अष्टम में 8 में जाकर के 3 ग्रह बैठ गए, शुक्र, मंगल और केतु।
इसमें अगर हम कहें कि शुक्र, मंगल और केतु तीनों ही शुभ ग्रह हैं, शुक्र, मंगल और गुरु तीनों ही शुभ ग्रह हैं, और जाकर के ये अष्टम में बैठे हुए हैं, यानी इस स्थान पर बैठे हुए हैं चंद्र राशि के आधार पर, चाहे लग्न कहिए चाहे राशि, चूंकि दोनों ही इनकी हैं। तो जब यहाँ पर तीनों बैठ गए, तो जो फल इनको देना है केंद्र में बैठ जाने से उस फल की वृद्धि करेंगे, किंतु फिर भी अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान को दोष भी लगा हुआ है मारक का, जितना देना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमी करेंगे। और ये सूर्य, ये नौम यानी यहाँ पर बैठा हुआ है, और सूर्य वैसे भी योग कारक है, तो सूर्य जब नौम में बैठा हुआ है यानी इस स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ के हिसाब से अगर देखते हैं तो नौम भाव कौन सा पड़ेगा जाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। तो यहाँ पर जब चंद्र को यहाँ यानी चंद्र लग्न से देखेंगे नौम भाव यानी 12 नंबर, तो 12 नंबर ये नौम आता नहीं आता है, तो नौम आता है, तो यहाँ पर सूर्य जो नौम में यानी भाग स्थान में, बहुत अच्छा, सूर्य इनके लिए अत्यधिक शुभ, यानी भाग्य की उन्नति कर देगा, भाग्य को ऊपर ले जाएगा, यानी सूर्य इस समय अच्छे परिणाम दे रहा है। अब बुध आ जाता है, तो बुध कैसा परिणाम दे रहा है? 10 नंबर में बुध आ जाता है। बुध वैसे भी इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए अशुभ ग्रहों में लिख दिया है। जो बुध को अशुभ ग्रहों में जो लिख दिया है, तो बुध यहाँ पर यानी यहाँ पर 1 नंबर में, यानी यहाँ पर आएगा बुध, कर्म स्थान केंद्र में बैठ जाएगा। तो केंद्र में बैठने के कारण, कर्म स्थान में बैठने के कारण ये जितने भी अशुभ परिणाम दे रहा है, उन अशुभ परिणामों में ये कमी लाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो बात मैंने समझाई है ये समझ में आई होगी कि जो ग्रह शुभ है, अगर आज की वर्तमान की स्थिति में तुम्हारे राशि से, तुम्हारे लग्न से अगर वो शुभ स्थान में चल रहे हैं, तो अपना शुभ परिणाम देंगे। जो अशुभ हैं, अगर वो अशुभ भी शुभ में जाकर के बैठ गए हैं, शुभ भाव में जाकर के बैठ गए हैं, तो यानी उनकी अशुभता में कमी आएगी। और शुभ भाव अगर अशुभ भाव में जाके बैठ गए हैं, तो उनकी शुभता में कमी आएगी। ध्यान रखिएगा, वो अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब आ जाता है दशांतर दशा। तो इसे समझना है कि हमारी दशा कौन सी चल रही है, यानी इस जातक की दशा कौन सी चल रही है। अगर इन ग्रहों की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो सुपरिणाम देने वाली। इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा होगी तो सुपरिणाम नहीं देगी, यानी अशुभ परिणाम देने वाली। और यही जाकर के कहीं 6 8 12 में बैठ गए हों, फिर क्या कहना है। अगर ये बैठ जाए तो कमी आएगी, ये बैठ जाएंगे अत्यधिक नुकसान करा देते हैं। इन ग्रहों का 6 8 12 से संबंध अत्यधिक नुकसान करा देता है। मारक या मारक स्थान से संबंध अत्यधिक नुकसान करा देता है। तो उम्मीद करता हूं जो बात मैंने समझाई वो समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही। नमस्कार।